हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के लास्ट 3 इयर्स के सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट सम्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यानी हाईएस्ट जो पावर है, डिग्री कितनी होती है इसकी? 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो हमें वन बाय वन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 2 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2ab, नेक्स्ट राइट हैंड साइड 2x प्लस 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर 2x माइनस में आएगा, 2x 6 भी माइनस में आ जाएगा। अब ये तो देखो, इससे कंपेयर करो, क्वाड्रेटिक है ना, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। हमसे पूछा कि कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, नोट को ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पूछा है, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट को टिक लगाया। पहले ध्यान से देखो कि बाकी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है। अब नेक्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -1, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी लगेगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, -1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x, राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये आपके पास देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट करो, अब a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। देखो क्या होती है a प्लस बी होल क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ आपका बन जाएगा 1 क्यूब 1, आगे हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब जब आप एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -3x स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, ये -x और ये भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। हमें क्या बोला था कि a नहीं 0 होना चाहिए, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू -4, b -1, c जो है वो 0 है, बट सिर्फ हमारे पास कंडीशन क्या है कि a नहीं होना चाहिए 0। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट ऑप्शन डी बचा है, वैसे तो वही आएगा पर फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं। इसे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कितना हो गया 3x, ये 2x से 2x भी कैंसिल हो गया, x -1। दिस इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो कितनी है? 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, if the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has two real and equal roots। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? देखो सबसे पहले आपको पता होता है कि क्या कैलकुलेट करना है? डी। नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या कैलकुलेट करना है? डी। अब डी की सारी कंडीशंस ही आपको बता देती हूँ मैं कि अगर डी इक्वल टू 0 आ गया, फर्स्ट कंडीशन डी इक्वल टू 0 आ गया तो क्या आएंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स। इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर,
अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स होंगे रैशनल, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर D इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होंगे, रूट्स आर irrational and distinct and distinct। अब देखो थर्ड जो है वो क्या कंडीशन है कि क्या या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा और या फिर जीरो से छोटा। कोई भी हम कैलकुलेशन करेंगे या तो जीरो के इक्वल या जीरो से ग्रेटर या जीरो से लेस। तो इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स। अब ये ध्यान से आपने करना है, इसके ऊपर बेस्ड एक एमसीक्यू पेपर में हर बार आता है। क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कौन सा हुआ, d इज इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, देन c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी। ध्यान से करना है बेटा, बहुत इजी है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स। यहां भी नेचर ऑफ रूट्स बतानी है तो आप डी कैलकुलेट करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे देख लेना पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। अब यहां जब आप कैलकुलेशन करोगे, देखो 36 plus 72 108 which is greater than 0। अब d greater than 0 आ गया तो क्या बताया था d greater than 0 में, देखो लास्ट पेज पे, d greater than 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट देखो बेटा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां भी यही पूछा हुआ है कि कैसे होंगे रूट्स। तो यहां भी हम डी कैलकुलेट करेंगे। देखो बी वैल्यू है यहाँ पर 1, ए की भी 1 और सी की -1। अब देखो 5 आ गया तो 5 ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शंस को भी तो देखना पड़ेगा ना, रियल एंड इक्वल तो नहीं होंगे, रैशनल। अब रैशनल इरेशनल भी बता रखा है इसमें। तो अब हमें देखना है कि जो 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ये भी आपको बताया था। देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये टेबल आपने ध्यान से करनी है, इसी के ऊपर बेस्ड ये सारे एमसीक्यूज थे। हाँ जी, नेक्स्ट इज फिफ्थ सम, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ आपके पास टू ऑप्शंस हैं कि एक तो आप इसके जीरोस फाइंड करो और या फिर आप ऑप्शंस का ही यूज कर लो। कैसे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करके। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट -3√2 एंड एक्स स्क्वायर का 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कौन सी है, 4। देखो इसका सम करके देखो, नहीं आ रहा 3√2, इसका सम आ रहा है 3√2 और प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये लग रहा है हमें इसका 3√2 सम तो आ रहा है बट प्रोडक्ट नहीं आ रहा 4। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ना सम ना प्रोडक्ट। तो ऑप्शन
बी। ध्यान से हमने दोनों चीजें चेक करनी है। कई बार क्या होता है कि सम तो सेटिस्फाई कर जाता है बट प्रोडक्ट नहीं करता। और सेकेंड मेथड जो है इसका कि आप इसके जीरोस ही फाइंड करोगे। देखो कैसे होंगे वो जीरोस फाइंड, अगर 2 मार्क्स में आ गया तो बी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो प्लस करके मल्टीप्लाई करके कितना आए 4 और प्लस का 4 है और यहाँ 3√2 बनना चाहिए। तो देखो √2 वाले फैक्टर्स बनाने हैं तो इट मीन्स दोनों फैक्टर्स में √2 तो आएगा ही आएगा। √2 ध्यान से देखो √2 को मल्टीप्लाई करके कितना बनता है 2। तो इट मीन्स 4 में से 2 तो बन चुका है तो रह क्या गया 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो अब आपका क्वेश्चन रह गया कि आपने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं 2 के जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 2 आए और ऐड करने से 3 आए। तो 2 के फैक्टर्स तो है ही सिर्फ क्या है 2 के फैक्टर 1 एंड 2। तो इनको ऐड करने से 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा और साइन दोनों के क्या लेंगे हम नेगेटिव लेंगे। देखो क्या किया हमने पहले इसमें से √2 सेपरेट हो गया तो बचा क्या 2। तो हमने किसके फैक्टर बनाए 2 और 3 को देख के बनाए फैक्टर। अब कॉमन x आ रहा है और यहां से कॉमन √2 आ रहा है। 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 और 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो अगर √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2√2। तो यहां से भी आपका आंसर क्या आएगा जीरोस के इक्वल करोगे इसे तो x माइनस 2√2 को 0 किया और यहां से x माइनस √2 को 0 किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सम नंबर 6 सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। दो नंबर्स का सम 18 है बेटा और उनके रेसिप्रोकल्स का सम 9/40। फाइंड द नंबर्स। तो लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर 18 माइनस एक्स होगा। क्या होगा 18 माइनस एक्स। दोनों का सम 18 है तो अगर एक x है दूसरा 18 में से उस नंबर को माइनस करोगे। ठीक है। अब उनका रेसिप्रोकल या फिर आप क्या कर सकते हो एक नंबर x दूसरा y और दोनों का सम 18 है तो भी वहां से क्या आएगा y की वैल्यू 18 माइनस एक्स। ऐसे भी कर सकते हो। अब उनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना दिया हुआ है 9/40। तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम में ये दोनों नंबर्स आएंगे और उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, हमने ऐसे सॉल्व करने के बाद देख लिया करो कि कैंसिल हो रहा है, ये 9 यहां से हो जाएगा कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है तो इस साइड शिफ्ट कर देते हैं सारा, ये बन गया। अब क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके 10 एंड 8। x कॉमन लिया हमने और नेक्स्ट में -8 x माइनस 10 x माइनस 8। तो x माइनस 10 को 0 करोगे x की वैल्यू 10 और यहां से नंबर 8। तो अगर एक नंबर x था और दूसरा 18 माइनस एक्स तो 18 माइनस 10 कितना हो गया 8 और यहाँ 18 माइनस एक्स 18 माइनस 8 कितना हो गया 10। तो एक नंबर 10 और दूसरा 8। 10 एंड 8 ये आपके आंसर्स आ गए। नेक्स्ट इज a two-digit number is such that product of digits is 14. Two-digit number कौन-कौन से places होते हैं उसमें ones place and tens place. When 45 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. तो आप कैसे let करोगे? Let digit at ones place x. वंस की ये स्पेलिंग होती है बच्चे, वंस देयर वाज अ क्रो वाली लिख देते हैं ONCE। और डिजिट एट टेंस प्लेस y।
अब ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते हैं? वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, देन ऐड कर दिया, ये आपका ओरिजिनल नंबर बन गया। ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पर क्या होगा? डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, तो डिजिट एट टेंस प्लेस कौन सी आ जाएगी? अब टेंस प्लेस पे x आ जाएगा और वंस प्लेस पे y आ जाएगा। अब न्यू नंबर देखो क्या बनेगा। अब वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, तो अब बन गया 10x प्लस y। अब कंडीशन ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 45, यानी एक्स वाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 14, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14। नेक्स्ट देखो, व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, क्या ऐड करना है हमें? 45 ऐड करना है नंबर में। अब 45 ऐड करने पर हो क्या रहा है? डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट रिवर्स का मतलब कि रिवर्स वाला नंबर बन जाएगा, तो रिवर्स वाला नंबर क्या है? देखो 10x प्लस y, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब जब आप इसे देखो, x को इधर लेके आओगे 9x, y को इस साइड शिफ्ट करो 9y प्लस 45, पूरे में से 9 कॉमन आ रहा है, x इज इक्वल टू y प्लस 5, यूज 2 इन 1 में यूज कर दो इसे, तो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? y प्लस 5, तो ये कितना बन गया? वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14, क्या फैक्टर बनेंगे इसके? 7 एंड 2। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो y की वैल्यू एक आ गई है आपके पास -7 और एक आ गई है 2। अब -7 तो पॉसिबल नहीं है, तो y कितना आ जाएगा? y आ गया 2। अब y 2 है तो x कितना होगा? y2, x जो है y प्लस 5, तो 2 प्लस 5 7, तो डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे क्या लेट किया था? x, तो वंस प्लेस पे देखो क्या आ गया हमारा 7, और डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे देखो क्या आएगा? y है 2, तो नंबर देखो क्या बनेगा? वंस प्लेस पर है 7, टेंस प्लेस पर है 2, तो नंबर बना 27। अब चेक करो कि सही है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 14, यस बेटा 2 एंड 7 14 हो रहा है, बट इतना ही सफिशिएंट नहीं है। अगला भी देखो कि 45 अगर ऐड करते इसमें, करके देखो भैया क्या होगा फिर। जब हमने इसमें 45 ऐड किया तो डिजिट रिवर्स हो गई, 27 से क्या बन गया? 72, तो हो गया ना ये देखो सेटिस्फाई। तो इट मीन्स पेपर में आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सम मेरा ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट इज sum number 8, side of a square exceeds the side of another square by 4 centimeter and sum of areas of two square is 400 centimeter square, find the sides of square। साइड्स तो है एक स्क्वायर की दूसरे से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमने लेट की x, और साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी? उससे 4 ज्यादा, तो इट मीन्स वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 4। अब दोनों के एरिया का सम, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, तो इसमें दोनों के एरियाज का सम दिया हुआ है, दोनों के एरियाज का सम कितना है? 400। तो इसे आप खुद सॉल्व करोगे, आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, आंसर है इसके 12 एंड 60। ये आप खुद सॉल्व करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सम नंबर डाल देना बेटा। हाँ जी, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। एरियाज का सम कितना दे रखा है? 468, एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स।
तो इसमें हमें साइड्स का तो कोई डिफरेंस नहीं दे रखा, ना सम दे रखा, तो लेट करते हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x, एक की साइड x मीटर एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y। उनके एरियाज का सम, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, एरियाज का सम है 468 एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, और पेरीमीटर्स का डिफरेंस देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है, ये फर्स्ट स्क्वायर हम बिग स्क्वायर ही लेट कर लेते हैं, ये बिग स्क्वायर और ये सेकंड स्मॉल स्क्वायर, ये स्मॉल स्क्वायर की लेट कर। अब देखो पेरीमीटर पहले का हो जाएगा 4x और दूसरे का 4y, तो डिफरेंस है 24, 4 कॉमन आ रहा है, पूरे में से 4 कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6 प्लस y, यूज 2 इन 1 में यूज करो इसे। तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 468 माइनस में आएगा, अब ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये 36 माइनस करोगे तो ये हो गया 432, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, और अब आप इसके फैक्टर देखो 218, देखो ऐसे भी बन सकते हैं फैक्टर कि 1 इंटू 2 1 6, इनका डिफरेंस हमें माइनस की है ना मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस 6 आना चाहिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा है डिफरेंस, थोड़ा सा नंबर स्किप कर दो, आगे देखो और कौन से नंबर से हो रहा है, 6 के टेबल पे देखा हमने 6 3 18, नहीं अभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और देखो 12 के टेबल पे देखा हमने 12 इंटू 18, हाँ जी ये सही है, तो 18 माइनस 12, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास y, देन 12 y प्लस 18 y माइनस 12, तो एक तो आ गई आपके पास माइनस 18, रिजेक्ट हो जाएगी वो तो, और एक आ गया y 12, तो x कितना आ गया 6 प्लस 12 18, तो साइड्स क्या क्या आ गई आपके पास, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स कितनी कितनी आ गई 18 मीटर एंड 12 मीटर, चेक करके देख लो सही है, 18 का स्क्वायर 324 और 12 का स्क्वायर 144, हाँ जी आ रहा है ना एरियाज का सम, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 18 इंटू 4 72, 12 इंटू 4 48, तो अब इसका डिफरेंस देखो 24 आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज सम नंबर 10, in a flight of 600 kilometer an aircraft was slowed down due to bad weather, 600 किलोमीटर की फ्लाइट थी, बैड वेदर के कारण उसकी स्पीड स्लो कर दी, एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड रिड्यूस कर दी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 30 मिनट्स, ये मिनट्स में दे रखा है, इंक्रीज हो गया, हमें ड्यूरेशन बतानी है फ्लाइट की, बट हम लेट क्या करेंगे स्पीड ही लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर का, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस बाय स्पीड 600 बाय x आवर्स। अब देखो न्यू स्पीड, स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, x माइनस 200, अब डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस कितना है 600, तो जो न्यू टाइम है वो कितना होगा, अभी फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, अभी ये नहीं देखते कि कितना डिफरेंस दिया है, वो बाद में यूज करेंगे। अब एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों टाइम्स में से आप बता सकते हो कि कब टाइम ज्यादा लगा है, फर्स्ट केस में या सेकेंड केस में, टाइम कब ज्यादा लगा है जब स्पीड कम है,
बस आपने ये ध्यान रखना है टाइम कब ज्यादा लगेगा, जब स्पीड कम है। कितना ज्यादा लग रहा है, 30 मिनट्स। तो ये वाला टाइम बेटा ज्यादा लग रहा है पहले वाले टाइम से, दोनों का डिफरेंस 30 मिनट्स है। सही है मेरा? नहीं है, क्या है मिस्टेक, आवर्स में है ये, तो आर बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अब एलसीएम लो ध्यान से बेटा, एलसीएम लेंगे हम, 600 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी और यहाँ 600 की x माइनस 200 से होगी। अब एक और जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं कि यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये मतलब कितना आएगा यहाँ पर, प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब देखिए बेटा एक चीज ध्यान से, एक फैक्टर बनाने का आपको ट्रिक बताती हूँ, इससे भी आपके फैक्टर्स इजी बन सकते हैं। रफ में एक बार करके देखना, यहाँ 2 जीरोस हैं, यहाँ उसकी डबल 4 जीरोस है। तो रफ साइड क्या करो, यहां से अगर आपने 2 जीरो स्किप किए हैं तो वहां से उसकी डबल जीरो स्किप करके फैक्टर सोच लो। 24 के फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 और सब्ट्रैक्ट करने से 2 आए, तो 6 एंड 4। अब वही 2 जीरोस लगा लो, यहाँ 2 जीरोस छोड़ी थी ना, तो पहले 6 एंड 4 था, अब 600 एंड 400। देखो इनका डिफरेंस आ रहा है ना 200 का, और मल्टीप्लाई यही आए, तो हमारे साइंस क्या आएंगे, -600 प्लस 400। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ हमारे फैक्टर आएंगे x माइनस 600 और x प्लस 400। अब देखिए बेटा, माइनस का एक तो आ जाएगा x की वैल्यू 600 और एक आ जाएगी -400। एक तो 600 प्लस आ गई और एक -400 रिजेक्ट हो जाएगी, तो 600 आ गई स्पीड। अब स्पीड 600 है तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 1 आवर। तो क्या टाइम आ जाएगा, 1 आवर ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट आ गई। नेक्स्ट इज, ध्यान से करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा खुद करके देखो, नोटबुक आपके पास है, आप खुद करो। नेक्स्ट इज, a train travels a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed। पहले एक स्पीड से 54 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है और 63 जो है वो पहले से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई स्पीड। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, यहाँ टोटल टाइम दे रखा है बेटा 3 आवर्स। फाइंड एवरेज स्पीड, तो लेट स्पीड क्या लेट करोगे, लेट स्पीड x किलोमीटर पर आवर। उसने 54 किलोमीटर जो है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। अब जो 54 है वो x स्पीड से कवर किया है और जो 63 है उसमें स्पीड ज्यादा हो गई, और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना लिया है यहाँ पर 3 आवर्स, टोटल टाइम 3 आवर्स लगा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में भी आया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है बेटा, बहुत ध्यान से करना है आपने। देखो अब इसके टोटल टाइम गिवन है यहाँ पे, अब हम इसको 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, देन 63 से, तो ये बन गया आपके पास 117x प्लस 324। अब देखो 3 कॉमन भी आ सकता था, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 117 इधर आके माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 324, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 3 कॉमन आ रहा है।
और वो जो 3 है वो बाय में जाके 0 के बाय में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फैक्टर क्या बन रहे हैं आपके 36 एंड 3, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट एक स्टेप स्किप कर दिया। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू 36 और -3 क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से करने वाला सम है ये। नेक्स्ट इज सम नंबर 12। A train travels a certain average speed for a distance of 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है और देन 72 किलोमीटर का जो कवर हो रहा है उसमें स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर, पहले से 6 ज्यादा है स्पीड, और 3 आवर्स टोटल टाइम लग रहा है टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये डिक्टो 11th क्वेश्चन जैसा है बेटा, आप लोग खुद करोगे, ट्राई करो, हो जाएगा। फैक्टर्स ध्यान से बनाने हैं। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है बेटा। A motorboat whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. A motorboat whose speed is 18 kilometer per hour in still water. Of boat in still water. Speed of boat in still water. बिना लहरों के पानी में बोट की स्पीड, जब नहीं है लहरें वहां पर, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। और हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। अब ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या है कि लहरों के साथ, जब हम लहरों के साथ चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की बढ़ जाएगी। बोट की स्पीड 18 थी, लहरें भी उसी डायरेक्शन में स्पीड x से आ रही हैं, तो अब ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। जैसे साइकिल चला रहे हो आप इस डायरेक्शन में और हवा भी ऐसे ही आ गई, तो साइकिल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप साइकिल ऐसे चला रहे हो और हवा इधर से आ गई तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें इंक्रीज होगी और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में हवा आ गई तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो डाउन में स्पीड इंक्रीज होगी। और स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम में क्या होगा, देखो बोट की स्पीड 18 थी स्टिल वाटर में, और लहरें जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो x है, तो अब ये कितनी हो जाएगी, 18 माइनस x हो जाएगी। अब देखो डिस्टेंस तो कितना है, 24 है, तो टाइम ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम ड्यूरिंग अपस्ट्रीम में कितना लगेगा टाइम, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब बता सकते हो कि कब ज्यादा लगेगा, उसने कहा कि 1 आवर ज्यादा लग रहा है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। अब जिसमें स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है डाउन में अपस्ट्रीम जाने में एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। कितना ज्यादा लग रहा है, 1 आवर। तो सेम ट्रेन वाले सम की तरह हो गया ना, आपको फ्लाइट वाला सम कराया था। तो अब आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स। तो अब आप 24 कॉमन भी ले सकते हो, 18 प्लस एक्स माइनस, या माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 18 स्क्वायर 324। अब ये कैंसिल हो गया, 2x आ गया, तो ये आ गया 48x। क्रॉस मल्टीप्लाई 48x 324 माइनस एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर माइनस 324 और प्लस का 48। सम नंबर 14, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 2 पाइप्स का यूज हो रहा है। पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज्ड फॉर 9 आवर्स। Only half pool is filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than pipe of larger diameter to fill the pool. फर्स्ट पार्ट देखो कैसे करेंगे, कितने आवर्स का डिफरेंस दे रखा है। स्मॉलर डायमीटर 10 आवर्स ज्यादा ले रही है, देखो छोटी जो पाइप होगी वो ज्यादा लेगी टाइम, तो let time taken by pipe of larger diameter to fill the pool, कि कितना टाइम ले रही है वो x आवर्स। और जो टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर वाली कितने टाइम लेगी, 10 आवर्स ज्यादा, तो x प्लस 10 आवर्स। अब देखो अगर आपके घर का टैंक 2 आवर्स में फिल होता है, आपके घर का टैंक 2 आवर में फिल होता है, तो बताओ 1 आवर में कितना होता है, कितना होता है 1 आवर में, हाफ होता है। अगर 3 आवर्स में फिल होता है तो 1 आवर में कितना होता है, 1/3। अब जो x आवर्स में फिल हो रहा है वो 1 आवर में कितना होगा, 1/x। टैंक फिल्ड बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/x। And tank filled by pipe of smaller diameter in 1 hour. स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप को कितना टैंक फिल करेगी, वो 1/x प्लस 10। बस यही कंसेप्ट याद रखो कि 2 आवर्स में अगर टैंक फिल होता है तो 1 आवर में कितना होता है, हाफ। 3 में होता है तो 1/3, 10 आवर्स में होता है तो 1/10। तो यहाँ x आवर्स 1/x, यहाँ x प्लस 10 आवर तो 1/x प्लस 10। अब देखो लार्जर डायमीटर वाली पाइप को 4 आवर्स के लिए यूज किया गया, 1 आवर में 1/x, तो 4 आवर्स में 4 से मल्टीप्लाई। स्मॉलर वाली पाइप को 9 आवर्स के लिए यूज किया गया, तो 1 आवर में 1/x प्लस 10, 9 आवर्स में 9 से मल्टीप्लाई। और कितना पूल फिल हो गया, हाफ। कितना हो गया, हाफ। बस अब ये आपने कैलकुलेशन करनी है। देखो कैसे करोगे इसे। अब आप एलसीएम लोगे, x इंटू एक्स प्लस 10, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 10 की, 4x प्लस 40 और 9 से x की, तो ये आपके पास बन गया 13x प्लस 40 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 26x प्लस 40 एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 40। तो अब आप इसके फैक्टर्स, 40 आएगा यहाँ पर, ध्यान से नहीं, 2 इंटू 40 80। अब फैक्टर क्या बनेंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 20 और 4 बन जाएंगे। 20 और 4 का डिफरेंस 16 का हो गया ना, तो यहां से आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, x माइनस 20 बना एक फैक्टर, एक x प्लस 4, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, माइनस 4 रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखो लार्जर डायमीटर वाली कितनी लेगी टाइम, टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो लार्जर डायमीटर वाली कितनी लेगी 20 आवर्स, और स्मॉलर वाली कितनी लेगी, लाइन पूरी लिख देना, टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल 20 आवर्स, और स्मॉलर डायमीटर वाली कितना लेगी 30 आवर्स।
तो ये सम आपने बहुत ध्यान से करना है। देखो ये दोनों सम मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं, देखो जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया उसी का ही डिक्टो पेपर में आ गया, तो सैंपल पेपर कितना इंपॉर्टेंट है पता चल गया ना। देखो एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ गया, क्या आया पेपर में, 2 pipes can fill a tank in 15 by 8 hours. Pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter. लार्जर वाली 2 hours लेस ले रही है, तो अगर आपने स्मॉलर वाली का लेट कर लिया, स्मॉलर का x लेट कर लिया, तो लार्जर का कितना हो जाएगा x माइनस 2। अब कितने आवर्स में टैंक फिल हो रहा है, 15 by 8, 1 आवर में कितना होगा 1 by x, तो कितने आवर्स के लिए चलाई वो 15 by 8 के लिए। दूसरा भी कितना होगा 1 आवर में 1 by x माइनस 2, कितनी देर के लिए चलाई 15 by 8, 15 by 8 आवर्स में दोनों पाइप ने एक टैंक फिल कर दिया, तो इक्वल में क्या आ गया 1। तो यहां से 15 by 8 अगर कॉमन ले लेते तो वो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा 8 by 15। तो इस सम के देखो दो मेथड हैं, वैसे मैं कहूंगी आपको कि ये वाला फर्स्ट वाला करो, इससे सारे सम हो जाते हैं। इसमें सेकंड वाले मेथड में क्या है कि 1 आवर में देखो कितना टैंक फिल हो गया, 1 आवर में पहले स्मॉलर वाले ने 1 by x, लार्जर वाले ने 1 by x माइनस 2, और टोटल टैंक 15 by 8 आवर्स में हो रहा है, तो 1 आवर में 8 by 15 रेसिप्रोकल होना होता है। देखो 2 आवर्स में अगर टैंक फिल हो रहा है तो 1 आवर में 1 by 2, 3 आवर्स में हो रहा है तो 1 आवर में 1 by 3, तो 15 by 8 आवर्स में हो रहा है तो 1 आवर में 8 by 15। अब ये सेकंड वाला क्यों नहीं हर सम में यूजफुल, अगर टाइम डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ है 1 पाइप 4 आवर्स के लिए यूज हो रही थी, सेकंड 9 आवर्स के लिए, तो यहाँ तो नहीं 1 आवर वाले से कर सकते ना डायरेक्ट, तो क्या करो आप 1 आवर का निकालो और जितने जितने टाइम के लिए यूज हो रही है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उतने से मल्टीप्लाई किया, देखो 1 by x को 15 by 8 से, लार्जर वाली भी 15 by 8 से, कितना टैंक फिल हो गया, पूरा एक टैंक फिल हो गया, और यहाँ कितना फिल हुआ था हाफ टैंक। अब आप पक्का प्रॉमिस करो कि आप खुद ये सम करोगे, सीबीएसई 2023 में देखो एनसीईआरटी में नहीं है ये सम, ओल्ड सिलेबस में था अब नहीं है, तो अब आप इस सम को बहुत ध्यान से करोगे बेटा। अब नेक्स्ट इज, देखो ये भी वैसा ही सम आ गया, 2024 में भी वही सम दिया हुआ है, तो ये भी आप खुद करोगे। हाँ जी, सॉल्व फॉर एक्स, हाँ जी इस टाइप के सम्स में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले डी कैलकुलेट करो, इसे किससे कंपेयर करना होता है, कंपेयर 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a 9, b x का कोफिशिएंट -9 इंटू a प्लस b एंड c कांस्टेंट टर्म, जिसमें x नहीं है वो सारा ही c हो जाएगा। यही मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, बस इतना सा c लिख देते हैं, सारा c है। अब b की वैल्यू -9a प्लस b, इसका स्क्वायर करना है आपने, देन a की वैल्यू एंड c। तो अब आप देखो -9 का स्क्वायर प्लस का 81, a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 36। अब कॉमन लेके भी कर सकते हो बट उसमें मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, तो मैं डायरेक्ट ही करा रही हूँ। 81 से मल्टीप्लाई किया, इसे 36 माइनस का है बेटा, सबके साइन चेंज करेगा, ध्यान से करना है। कई बार इजी सम में भी कैलकुलेशन अगर रॉन्ग हो गई तो कोई बेनिफिट नहीं है फिर, तो ध्यान से करो बच्चों। हाँ जी माइनस किया, अब ये देखो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, ये a स्क्वायर 3a का स्क्वायर है, ये 3b का -2 3a इंटू 3b, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस b होल स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब देखिए -b
साइन चेंज कर दो उसका, इसका रूट कर दो, डी का रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 2a18। अब एक बार लोगे प्लस के साथ और एक बार लोगे माइनस के साथ, ये x की एक वैल्यू और दूसरी माइनस के साथ लेनी है। यहाँ ब्रैकेट है 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b, कितना आ गया 12a प्लस 6b बाई 18, क्या कॉमन आ रहा है 6, तो क्या आंसर आ गया 2a प्लस b बाई 3। ऐसे इधर 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b, तो ये कितना हो गया 6a प्लस 12b बाई 18, तो यहाँ भी 6 कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b बाई 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड्स में ये भी पहले आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, पेपर में रूट्स इक्वल पक्का आएगा, और रूट्स इक्वल आते ही हमने क्या कर देना है, रूट्स आर इक्वल। क्या कहा था, रूट्स आर इक्वल, डी इज 0। डी क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी कांस्टेंट टर्म, ये भी ध्यान से करना है। 2 का माइनस 2 का स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाई मत करो, अलग से स्क्वायर कर लो, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ भी बाहर -4 रहने दो, एक बार सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। अब आप क्या कर सकते हो, देखो -4 वैसे पूरे में से ही कॉमन आ रहा है, तो 4 आप पूरे में से कॉमन लेके हटा ही दो चाहे तो। अब ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2acbd, माइनस का जो साइन है सबके साइन क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो गई और ये भी कैंसिल हो गई। अब इनमें से आप एक माइनस और कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2acb। अब ये तो 0 बाय -4, और ये बन रहा है cd का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर 2cd इंटू bc, तो ये बन गया cd माइनस bc होल स्क्वायर। तो cd माइनस bc, 0 का रूट तो 0 ही होगा, cd इज इक्वल टू bc। cd आएगा या क्या आएगा यहाँ पर, एक मिनट बेटा, यहाँ cd नहीं आएगा, यहाँ ad था। देखो ऐसी मिस्टेक आप मत करना, प्लीज ध्यान से करना। देखो मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंस में कर दी ना मिस्टेक, तो ये आप ध्यान से करना। यहाँ देखो चेक नहीं किया हमने, यहाँ ए आना था, तो ऐसे मिस्टेक हो जाती है, बट हमने नहीं करनी पेपर में। तो AD इज इक्वल टू BC, ये आ गया। नेक्स्ट इज सम नंबर 18, ये भी ट्रिकी सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रिक है देखो इसकी, इसमें आपने इस 2x को 1/2x को लेफ्ट साइड ले आना है और देन आपने एलसीएम लेना है। अब क्या एलसीएम आएगा देखो, 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x, तो यहाँ आया 2x, ये बीच में माइनस है, ये ध्यान से आपने, बाहर माइनस है बीच में माइनस है, तो माइनस सबके साइन चेंज करेगा। 2ab b प्लस 2a, साइन चेंज, नीचे आप इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर सकते हो, x से मल्टीप्लाई कर दो,
b प्लस 2a बाय ab। अब देखिए ये 2x भी कैंसिल हो गया और माइनस कॉमन आ रहा है। इस टाइप के सम्स में आपने ध्यान देना है कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा सम अगर आप साथ के साथ कैंसिल कर दोगे, अदरवाइज फिर बाद में मिस्टेक हो जाएगी, मतलब लेंथी हो जाएगा। b प्लस 2a हो रहा है ना कैंसिल, तो यहाँ 1 रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bx इज इक्वल टू माइनस ab, और माइनस ab को जब आप शिफ्ट करोगे इधर तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ab। अब क्या कॉमन आ रहा है, 2x, ये 2ax है, 2ax, तो 2x कॉमन आया तो बचा क्या, x प्लस a, और इधर से b कॉमन आ रहा है, x प्लस a, तो फैक्टर बने x प्लस a, 2x प्लस b, x की वैल्यू आ गई एक माइनस a और एक आ गई माइनस b बाय 2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज some students plan to go to a picnic. The budget for the picnic was 3600, but 9 more students joined the picnic. नए और स्टूडेंट्स आ गए एंड कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर वाज डिक्रीज्ड। अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फूड क्या होगी, डिक्रीज हो गई 20 रुपीज। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक। इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया तो पर स्टूडेंट को ज्यादा पे करना होगा। अब यहाँ ज्यादा आ गए तो पर स्टूडेंट को 20 रुपीज कम पे करना पड़ा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक, कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड की पिकनिक, ये हमें फाइंड करना है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्टार्टिंग, स्टूडेंट्स इन स्टार्टिंग की कितना उन्हें प्लानिंग किया था पहले, वो हम लेट कर लेते हैं x। तो उस टाइम पर स्टूडेंट कितना उनको पे करना पड़ रहा था ये हम चेक कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फूड पर स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ रहा था पहले, 3600 रुपीज थे और x स्टूडेंट्स थे, तो 1 स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 3600 बाय x। न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, न्यू नंबर क्या है, स्टूडेंट्स का इंक्रीज हो गया। न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, x प्लस 9। न्यू कॉस्ट ऑफ फूड, अब जो फूड की कॉस्ट है वो कितनी हो गई पर स्टूडेंट। अब आपको पता है कि अगर उतने ही पैसों में ज्यादा लोग जाएंगे तो पर स्टूडेंट को क्या होगा, पैसे क्या देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे। कितने कम देने पड़ रहे हैं, 20। तो ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। फर्स्ट वाले केस में ज्यादा खर्चा हो रहा था और सेकंड वाले में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितने का डिफरेंस है दोनों के अंदर, कितने का डिफरेंस है, 20 रुपीज का। कितने का डिफरेंस है, 20 रुपीज का, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, आप खुद करना इसकी कैलकुलेशन, आपको आंसर बता देती हूं मैं। आंसर इसका आएगा देखो 45। कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड की पिकनिक, वो आएगा 45। और यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 36। देखो 36 लोगों ने पहले जाना था तो कितने रुपीस देने पड़ रहे थे एक को, 100। अब कितनों को, अब कितने गए हैं, 36 में 9 और ऐड हो गए, 45। तो अब इसे हम कट करते हैं 15 के टेबल पर। अब 80 रुपीज देने पड़े, पहले 100 अब 80, तो हो गया ना 20 का डिफरेंस। तो यही हमसे पूछा गया था कि कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड की, 45 ने अटेंड की, 36 ने प्लान की थी। नेक्स्ट इज sum number 20. Had Ajita scored 10 more marks in maths test out of 30 marks, 9 times these marks would have been square of her actual marks. How many marks did she get in the test?
कि कितने मार्क्स उसके टेस्ट में आए, ये हमें फाइंड करना है। लेट हर मार्क्स एक्स, अजीता लिख दो यहाँ पे, लेट अजीता's मार्क्स एक्स। अगर उसके 10 मार्क्स ज्यादा आ जाते, मतलब कितने आ जाते, x प्लस 10 आ जाते, तो क्या होता, 9 टाइम्स दीज मार्क्स, इन मार्क्स का 9 टाइम्स वुड हैव बीन स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक्चुअल तो कितने हैं, यही है ना, x जो है ये एक्चुअल मार्क्स है। तो क्या होता, अगर 10 ज्यादा आ जाते तो 9 टाइम दिस मार्क्स किसके इक्वल होता, स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के इक्वल होता। तो ये बस हमें सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। तो इसके फैक्टर बना लोगे आप 15 और 6। तो यहां से हमारे पास फैक्टर x माइनस 15, x प्लस 6, x की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ कितने एक्चुअल मार्क्स थे उसके, 15। चेक करो, अगर 10 ज्यादा आ जाते, मतलब कितने आ जाते, 25, तो क्या होता, इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम कितना होता, 225, और एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर ये भी कितना है, 225। हो गया ना सेटिस्फाई। तो ये हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट, हाँ जी, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा इज। आशा की जो एज है वो है 2 years more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा's एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा x and present age of आशा 2 more than स्क्वायर, स्क्वायर से 2 ज्यादा। When निशा grows to her mother's present age, जब निशा अपनी मदर की प्रेजेंट एज की हो जाएगी तब क्या होगा, आशा एज वुड बी, तब आशा की एज 1 year लेस होगी। किससे 1 year लेस होगी, 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा से। जब निशा जो है वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज जितनी हो जाएगी। अब आप अपनी मदर की प्रेजेंट एज की जितने कब हो जाओगे, मान लो आपकी एज है 15, आपकी मम्मा की है 40, तो आप मम्मा जितनी एज के कब हो जाओगे, ओ बड़े हो गए, कब होगे इतने बड़े, इतने बड़े कब होगे, कितने साल लगेंगे इतने बड़े होने में, 25 years लगेंगे। तो कितने साल कैसे पता चलेगा, दोनों का डिफरेंस करके, कितने साल बाद की बात हो रही है, मम्मा की एज में से बच्ची की एज माइनस कर दी। अब इतने सालों बाद क्या कह रही है वो, आशा की एज की बात कह रही है। आफ्टर दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स आशा एज, आशा की एज कितनी हो जाएगी, ये तो प्रेजेंट एज है आशा की, अब ये प्रेजेंट एज है, अब कितने साल बाद की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स की। ठीक है, अब कितनी एज हो गई ये, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स। अब ये जो एज है ये किसके इक्वल बोली गई है, 1 year लेस देन 10 टाइम्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से 1 लेस। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या फैक्टर बनेंगे, 10 एंड 1। तो आप कॉमन लो, यहां से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो आएगी 5 और एक आएगी 1/2। अब 1/2 क्यों रिजेक्ट होएगी, देखो मदर की एज कितनी बन जाएगी, 1/2 से मदर की एज नहीं आएगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ निशा, निशा की कितनी आ गई, 5 years, और आशा की 5 स्क्वायर प्लस 2 27, ये रिजेक्ट हो गया, तो बहुत छोटी एज बन रही है, ये नहीं आएगी। अब चेक भी करके देखो सही कैसे है, निशा है 5 years की, मदर है 27 की। अब मदर की एज कितने सालों बाद होएगी, 22 years के बाद। 22 years के बाद
आशा की एज कितनी हो जाएगी, देखो 22 ईयर्स के बाद आशा की एज हो जाएगी 49। 27 तो है ही उसकी, 22 ईयर्स के बाद वो कितनी हो जाएगी 49। आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा के एज के 10 टाइम्स से 1 लेस हो रहा है ना, ये सेटिस्फाई, यही हमसे पूछा गया था। देखो आप अपनी मम्मा की एज के कब होगे, दोनों का डिफरेंस चेक करके पता चलेगा, ठीक है। और उस टाइम मम्मा की एज भी तो बढ़ जाएगी ना, मम्मा की एज उस टाइम कितनी हो जाएगी, अगर ये देखो जब आप मम्मा की एज के होगे कितने सालों बाद, 25 ईयर्स बाद, तो 25 ईयर्स बाद मम्मा की एज, उसमें भी तो 25 ऐड हो जाएंगे ना, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे हमें पुट किया गया, ध्यान से करना है बेटा। नेक्स्ट इज इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 इंटू 40, इसकी डायमेंशंस हैं 50 इंटू 40। अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड, ये वाला पॉन्ड है, हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, ये ग्रास का एरिया दे रखा है, कितना है 1184। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड, हमें इसकी लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करनी। तो आप ये देखो सारी विड्थ इक्वल है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, वैसे पेपर में लिखा हुआ आएगा, ये सारी क्या है इक्वल है। तो अगर ये एक्स एक्स है सारी, तो पहले ये बताओ लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी हो जाएगी। लेंथ ऑफ पॉन्ड पूरी 50 है, एक्स इधर से माइनस किया, एक्स इधर से माइनस किया, तो 50 माइनस 2x हो जाएगी। और ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी पॉन्ड की, दोनों साइड से ये देखो 40 टोटल है, एक्स ऊपर से माइनस एक्स नीचे से माइनस, तो 40 माइनस 2x। अब हमारे पास एरिया ऑफ ग्रास दिया हुआ है, एरिया ऑफ ग्रास 1184, ग्रास तो यहाँ है, यहाँ, तो ये ग्रास का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करके, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। आउटर कितना है 50 इंटू 40 और इनर कितना है 50 माइनस 2x लेंथ है और 40 माइनस 2x ब्रेड्थ है, तो ये आ गया 2000। और यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये आपके पास कितना आएगा, साइन चेंज करोगे 2000 माइनस 2000, आगे ये हो गया माइनस का 180 प्लस का 180 हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। यहाँ 4x स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये तो कैंसल ही हो गया, 4x स्क्वायर माइनस का है 180 माइनस 1184, माइनस 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296। अब इसके फैक्टर्स बना लो, 37 एंड 8 बन जाएंगे, आप खुद बनाना, ये माइनस 4 तो डिवाइड में ही आ जाएगा। अब x की वैल्यू 37 और 8, 37 रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, देखो 37 इज नॉट पॉसिबल, 50 माइनस 74, 50 माइनस 74 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो क्या आएगी 8। तो लेंथ कितनी हो जाएगी पॉन्ड की 50 माइनस 16, ये लेंथ आ जाएगी आपके पास। और ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ जाएगी पॉन्ड की 40 माइनस 16, दैट इज 24। तो यहाँ आपके पास 34 एंड 24, ये आपके पास लेंथ एंड ब्रेड्थ आ जाएगी। नेक्स्ट इज एट t मिनट्स पास्ट 2 PM, 2 बजने के t मिनट्स बाद की बात हो रही है। टाइम नीडेड बाय मिनट्स एंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM।
अगर आप 2 बजे देखोगे तो 3 बजने में कितना टाइम है, 60 मिनट्स। अब उसके 2 बजने के 3 मिनट्स बाद देख रहे हो, यानी 2 बजने के मान लो 10 मिनट बाद देख रहे हो, तो अब कितना हो जाएगा, वैसे 2 बजे 3 बजने में 60 मिनट्स थे, अब अगर 10 मिनट बाद देख रहे हो तो 60 माइनस 10, अब टी मिनट्स बाद 60 माइनस टी मिनट्स बाद क्या हो रहा है, इट वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाय 4। ये जो टाइम है ये टी स्क्वायर बाय 4 से कितना लेस है, 3 मिनट्स। और अभी आपने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। आप खुद करना है इसकी कैलकुलेशन और इसका आंसर 14 आएगा। देखो चलो मैं ही करा देती हूँ। 4 एलसीएम लिया आपने, यहाँ आ जाएगा 240 माइनस 40, टी स्क्वायर माइनस प्लस 40 माइनस 252। इसके फैक्टर्स आपके 18 एंड 14 बनेंगे, तो आपके पास आंसर टी 14 आ गया। देखो कैसे चेक होगा, माइनस 18 तो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो 14 मिनट्स बाद, 60 मिनट्स पढ़े थे 2 बजे, अगर हम देखेंगे 3 बजने में 60 मिनट्स होते हैं, अगर 2 बज के कितने मिनट्स बाद देख रहे हैं, 14 मिनट्स बाद देख रहे हैं, तो कितना आएगा ये 46 मिनट्स। अब वो कह रहा है 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाय 4, 14 स्क्वायर बाय 4 माइनस 3, 196 बाय 4 बाय 3। तो ये देखो 49 माइनस 3 46। हाँ जी, ये सम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपने खुद करने हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में सम नंबर डाल देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।